चीनी से गायब हुई मिठास। कहाँ ग्राहक आ रहे, एक भी ग्राहक नहीं है। जो 5 किलो लेने वाला है 1 किलो ले रहा है, जो 2 किलो लेने वाला है 250 ग्राम ले रहा है। कम ले रहा है आदमी, क्या करेगा। हम आए थे घर से चीनी लेने, 5 किलो लेने आए थे। यहाँ पर महंगाई के हिसाब से देखते हुए 250 किलो लिए हैं। त्योहारों का मजा हुआ फीका। बहुत ज़्यादा असर पड़ गया। ग्राहक नहीं, बेचने वाले 20-50 तो पड़े हैं, बेचने वाले सामान वो दिक्कत कर रहा है। मीठे पे तो असर पड़ा ही है पूरा, और रक्षाबंधन पे इसका काफी असर पड़ रहा है। महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का बजट। त्योहारों का सीजन आ चुका है, लेकिन खुशियों से पहले ही आपकी जेब पर महंगाई का बड़ा वार हुआ है। जिस चीनी के बिना त्योहारों की मिठास अधूरी है, वही चीनी आज 70 रुपए किलो से ज्यादा की बिक रही है। मिठाइयां 30% तक महंगी हो चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि चीनी के दामों में आग लगी क्यों है। कुछ ही दिनों पहले जो चीनी 45 से 48 रुपए किलो मिल रही थी, वही चीनी आज 70 रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। क्या है चीनी के बढ़ते दामों का कारण? क्या इसके पीछे सरकार की इथेनॉल पॉलिसी असली विलन है? इसको गंभीरता से समझिए। सरकार पेट्रोल में मिलाने के लिए गन्ने के रस से भारी मात्रा में एथेनॉल बनवा रही है। अब समझिए इसके कारण क्या हैं। पहला कारण, जब गन्ने का ज्यादातर रस एथेनॉल बनाने में चला जाता है तो चीनी बनाने के लिए गन्ना कम बचता है। सप्लाई घट जाती है तो चीनी के दाम अपने आप भागने लगते हैं। अब दूसरे कारण को समझिए, मौसम और कम पैदावार। इस बार गन्ने की फसल को बेमौसम बारिश और बीमारियों ने काफी नुकसान पहुंचाया, जिससे गन्ने का उत्पादन कम हुआ। तीसरा कारण, त्योहारों की डिमांड और मुनाफाखोरी। डिमांड अचानक बढ़ी और जमाखोरों ने गोदामों में चीनी दबाकर दाम और ऊपर चढ़ा दिए। आज की डेट में चीनी 40 रुपए से 70 रुपए हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दही जमी हुई। महंगाई आज की डेट में जिस तरीके से है, महिलाओं का किचन चलाना मुश्किल हो गया है। सिलेंडर 400-500 रुपए महंगा हो चुका है। कॉमर्शियल सिलेंडर 2000 रुपए महंगा कर चुके हैं। चीनी दुगने से ज्यादा दामों पर हो गई। तेल 3 गुने से ज्यादा दामों पर हो गया। दालें 3 गुने से ज्यादा दामों पर हो गई। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस वक्त महंगाई की मार से विषयांतर करने के लिए हिंदू मुसलमान पे लगी हुई। चीनी इतनी महंगी हो गई है, इस त्योहार पे, रक्षाबंधन के त्योहार पे कैसे मिठाई ली जाएगी, कैसे हम अपने भाइयों को राखी बांधने जाएंगे। इस तरह की महंगाई की है। जो स्मृति ईरानी ये कह रही थी कि 20 रुपए केजी चीनी देंगे, आज वो चीनी 70 को पार कर गई है। बताइए आप, हम लोग त्योहार कैसे मनाएंगे। गैस वो महंगी है, हर चीज हम जो घर में यूज करते हैं सारी चीजें महंगी है, तो हम लोग क्या करेंगे इस महंगाई में। मुझे तो लगता है मुझे कटोरा लेकर रोड पे ही खड़ा होना पड़ेगा। सरकार ने जिस तरह से महंगाई की मार हम लोगों को मारी है, इसके लिए मैं निःशब्द हूँ, मैं कह नहीं सकती हूँ। आज घरेलू हर चीज, चाहे वो चावल की बात हो, अभी हाल ही में चीनी की ही बात कर लेते हैं। सरकार इतनी चिंतित क्यों है? क्या हमें शुगर हो रहा है कि देश की जनता को शुगर हो रहा है कि चीनी का मतलब आप रेट बढ़ा रहे हैं, कभी किसी चीज का रेट बढ़ा रहे हैं। आज हमारे लिए मतलब आर्थिक इतनी तंगी हो चुकी है, मेरे साथ ही क्या हमारे देश की समस्त महिलाओं के साथ, कि आज हमें अपना घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। यानी एक तरफ एथेनॉल से पेट्रोल का गणित सुधारा जा रहा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी की चाय और त्योहारों की मिठास कड़वी हो रही है। चीनी के दाम तो आसमान छू रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी की रसोई का बजट भी बिगड़ रहा है। दुकान पर जाइए तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 2-3 महीने पहले जो प्याज 30 रुपए किलो मिल रहा था, आज वही प्याज 60 रुपए को पार कर चुका है। बारिश की वजह से सब्जियां बाजार से गायब हैं और जो बची हैं उनकी औसत कीमत 70 से 80 रुपए प्रति किलो चल रही है। सरसों का तेल 200 रुपए के पार पहुंच चुका है। आटा, दाल, चावल और चाय पत्ती सब के सब महंगे हो चुके हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां आखिर क्या कर रही हैं? दरअसल बड़ी बड़ी कंपनियां आप पर हिडन टैक्स लगा रही हैं। चीजों के दाम तो बढ़ा ही रही हैं,
साथ ही पैकेट का वजन भी चुपके से कम कर रही हैं। नूडल्स, साबुन, टूथपेस्ट से लेकर पैक्ड आटे तक के पैकेट पतले कर दिए गए हैं। यानी पैसा तो आपको पूरा देना पड़ेगा, लेकिन सामान आपको कम मिलेगा। महंगाई की इसी मार का जायजा लेने के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक रावत मिठाई की दुकान पर गए और वहां उन्होंने दुकान की मालकिन से भी बात की। रक्षाबंधन के साथ ही त्योहारी सीज़न भी शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच चीनी के जो दाम है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं और उसकी वजह से मिठाइयों का जो स्वाद है वो कहीं ना कहीं कड़वा हो गया है। हालांकि कई जो मिठाई विक्रेता है उन्होंने फ़िलहाल दामों में कोई वृद्धि नहीं की है। उनका कहना है कि अभी तो उन्होंने दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो मजबूरीवश उन्हें भी मिठाई के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। हम इस समय बंगाली मार्केट में मौजूद हैं और पीछे आप हमारे देख रहे हैं नाथू स्वीट्स है, दिल्ली का एक बड़ा ब्रांड है मिठाइयों के दुकान में। अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे जो ओनर हैं उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि बीते 10 से 15 दिन के बीच में चीनी के दाम 20 से 25 रुपये प्रति किलो बढ़े हैं और अगर कच्चे माल के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर तौर पर जो मिठाई है उसके दाम भी बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन उनका कहना है कि अभी हमने दामों में वृद्धि नहीं की है, लेकिन ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द हमें भी दाम बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले जो गैस की किल्लत हुई थी उसके बाद गैस के दाम भी बढ़े थे और उस वजह से भी एक प्रेशर जो है वो पहले से ही विक्रेताओं पर था और अब चीनी के दाम बढ़ने की वजह से अगर हम कहें तो ये जो प्रेशर है और ज़्यादा बढ़ चुका है और ऐसे में आने वाले समय में मिठाइयों के दाम या फिर हम कहें कि चीनी के माध्यम से जो भी उत्पाद तैयार किए जाते हैं उनके दामों में वृद्धि होना निश्चित है। देखिए, जो भी चीज़ महंगी होती है, कच्चा माल जो भी रॉ मटेरियल है महंगा होता है तो फ़र्क तो पड़ता ही है, लेकिन हमने अभी किसी चीज़ के रेट नहीं बढ़ाए। अभी हमारे वही रेट चल रहा है पुराने, क्योंकि बार बार रेट बढ़ाने से हमारे कस्टमर भी, पुराने कस्टमर आते हैं वो भी टूटते हैं। अब उनको तो इतना नहीं लगता कि चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं तो यहाँ भी रेट बढ़ेंगे ही, तो हमारे अभी वही पुराने रेट चल रहा है। बट अगर ये कंटिन्यूटी में अभी लगातार बढ़ ही रहे रेट, जी तो हाँ, क्या आपको लगता है आगे बढ़ाने? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ाने पड़ेंगे। अगर ऐसे ही रहा, ये सिलसिला चलता रहा तो फिर आगे रेट बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैम अभी जैसे 10-15 दिन की बात करें, कितना महंगा चीनी में आपने मतलब नोटिस करा, कितनी महंगाई? 20 रुपये महंगी तो हो ही गई है चीनी। 65 रुपये का रेट हुआ है, पहले 40 रुपये थी, 20 से 25 रुपये तो महंगी हो ही गई है। और अभी जैसे क्योंकि आपने रेट नहीं बढ़ाए हैं तो सेल पे कोई ऐसा इम्पैक्ट तो अभी नहीं आया होगा? नहीं, ऐसा कोई कस्टमर इतना पूछते भी नहीं है कि आपने रेट बढ़ाए या नहीं। हमारे पुराने कस्टमर हैं वो चल रहे हैं, लेकिन हमने रेट वही रखा हुआ है। और जैसे पहले गैस की वजह से भी थोड़ा जी हाँ, बढ़ी थी, तब काफ़ी तो अभी गैस नॉर्मल हो गई है? गैस के भी रेट बढ़े हैं, गैस के भी रेट बढ़ गए, चीनी के भी बढ़ रहे हैं। बाकी रॉ मटेरियल के रेट थोड़े थोड़े बढ़ते रहते हैं। तो देखा आपने, भले ही कुछ दुकान वालों ने मिठाई के रेट ना बढ़ाए हों, लेकिन उन्होंने ये माना कि अगर चीनी के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो जल्दी ही उन्हें अपनी मिठाई महंगी करनी पड़ सकती है। अब सवाल यही है कि क्या जनता यूं ही पिसती रहेगी या सरकार के पास इस समस्या का कोई समाधान भी है? सरकार चाहे तो तुरंत ही ये 3 कदम उठाकर बड़ी राहत दे सकती है। एथेनॉल की कैपिंग, त्योहारों के सीजन में गन्ने के रस को एथेनॉल में डाइवर्ट करने की सीमा तय कर दी जाए ताकि चीनी का उत्पादन प्रभावित ना हो। स्टॉक लिमिट और जमाखोरी पर नकेल कसी जाए। बड़े व्यापारियों और मिलों पर तुरंत स्टॉक लिमिट लगाई जाए ताकि ब्लैक मार्केटिंग बंद हो और बाजार में चीनी आ सके। सरकारी राशन से सस्ती आपूर्ति, राशन की दुकानों के जरिए आम जनता को सब्सिडी वाली दरों पर चीनी और जरूरी सामान उपलब्ध कराया जाए। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक त्योहारों से पहले आम आदमी की जेब खाली होती रहेगी? क्या सरकार एथेनॉल के नाम पर चीनी के बढ़ते दामों पर लगाम लगा पाएगी या फिर इस बार की राखी, जन्माष्टमी, दिवाली और छठ पूजा सिर्फ महंगाई के साए में ही मनाई जाएगी? पिछले कुछ दिनों से चीनी के दाम लगभग 40% बढ़ गए हैं। रसोई पहले ही महंगी थी, अब चाय की मिठास भी
महंगाई की गिरफ्त में है, लेकिन सत्ता को इसमें संकट नहीं दिख रहा, उसे तो इसमें स्वास्थ्य दिखाई दे रहा है। 40 के ऊपर शक्कर खाना, डॉक्टर अच्छा नहीं, आयुर्वेद तो बिल्कुल अच्छा नहीं, अच्छा मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाए। आपने अभी अभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान सुना। यह किसी डॉक्टर की सलाह नहीं थी, यह सरकार के उस वरिष्ठ नेता का बयान है जिन पर महंगाई को रोकने की जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी निभाने की जगह वो जनता को ज्ञान दे रहे हैं। चीनी महंगी है तो अच्छा है, लोग कम खाएंगे, डायबिटीज से बच जाएंगे। यानी सरकार महंगाई नहीं रोक पाई तो उसे इलाज का नाम दे दिया जाए। आखिर ये कैसा तर्क है? अगर कल को दाल 300 रुपए किलो हो जाए तो क्या ये कहा जाएगा कि बढ़िया है, लोग कम प्रोटीन खाएंगे, यूरिक एसिड कम बनेगा? अगर दूध इतना महंगा हो जाए कि बच्चों के गिलास से ही गायब हो जाए तो क्या बताया जाएगा कि कम कैलोरी लेना ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? अगर पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो जाए तो क्या सरकार कहेगी कि पैदल चलिए, आप फिट रहेंगे? जब सत्ता अपनी नाकामी छिपाने लगती है तब ऐसे ही तर्क पैदा हो जाते हैं। महंगाई पर जवाब नहीं है, इसीलिए उसे स्वास्थ्य अभियान बना दिया गया है। सवाल चीनी का नहीं है, सवाल उस सोच का है जिसमें जनता की तकलीफ मजाक बन जाती है। जब बड़े बड़े नेता अपनी बदजुबानी से जनता के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं, जिस परिवार की पूरी अर्थव्यवस्था महीने के राशन पर टिकी हो, जिसके लिए हर 100 रुपए की कीमत हो, उसके लिए 40% महंगाई कोई आंकड़ा नहीं होती, वो उसकी रसोई में लगने वाली आग होती है। लेकिन सत्ता के एसी कमरों में बैठकर शायद ये आग नजर नहीं आती। कहा जा रहा है कि 40 साल से ऊपर वाले चीनी छोड़ दें, वो गुड़ खा लें, जैसे गुड़ मुफ्त में मिल रहा हो, जैसे बाजार में हर चीज एकदम सस्ती हो, जैसे महंगाई का बोझ सिर्फ गरीब की जेब पर नहीं बल्कि उसकी समझ पर भी डाल देना चाहते हो। यह बयान सिर्फ और सिर्फ असंवेदनशील नहीं है, यह जनता के संघर्ष का अपमान है। यह उस मजदूर का अपमान है जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है और शाम को घर लौटकर अपने बच्चों के साथ एक कप मीठी चाय पीना चाहता है। यह उस गृहिणी का अपमान है जो हर महीने राशन की लिस्ट में कुछ ना कुछ काटती जा रही है ताकि घर का बजट किसी तरह से चल सके। सरकार का काम लोगों को यह बताना नहीं है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। सरकार का काम यह सुनिश्चित करना है कि आप जो भी खाना चाहते हैं वो आपकी पहुंच में रहे। महंगाई रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, डाइट चार्ट बनाना नहीं है। लेकिन लगता है कि अब सत्ता ने नया फॉर्मूला खोज लिया है। महंगाई बढ़े तो उसे स्वास्थ्य में सुधार बता दो, बेरोजगारी बढ़े तो कह दो कि लोग आराम कर रहे हैं, आय घट जाए तो कह दो सादगी अपनाइए। हर नाकामी का एक नया बहाना सरकार के पास एकदम तैयार है। जनता राहत मांग रही है और सरकार सलाह दे रही है। महंगाई से परेशान लोगों को सस्ता राशन चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। उन्हें राहत चाहिए, व्याख्यान नहीं चाहिए। और सबसे बढ़कर उन्हें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो उनकी तकलीफ समझे, ना कि उस पर हंसे। आपके पत्रकारों में से आधे लोग पत्रकार मिठाई नहीं खाते होंगे। अच्छा मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाए। बच्चों के लिए खाली कंट्रोल में बढ़िया सस्ते मिल जाए, बाकी बुजुर्गों को तो दे रहे। 40 के ऊपर शक्कर खाना, डॉक्टर अच्छा नहीं, आयुर्वेद तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानता। एक बार गुड़ खा लो पर शक्कर बिल्कुल नहीं। आदरणीय नेताजी, आप चीनी मत खाइए, लेकिन लोगों को भी चीनी खाने से आप रोकेंगे और उस चीनी का आप एथेनॉल बनाएंगे और वो एथेनॉल जो है नितिन गडकरी का खानदान, नितिन गडकरी का परिवार और मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के चंदे में जाएगा। ये तो नहीं चल पाएगा। सच बात ये है कि चीनी कम खाने की सलाह देने वाले लोग आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के ही हो सकते हैं, उन्हीं के नाकारा लोग हो सकते हैं। महंगाई कम करने की जगह चीनी कम खाने की सलाह देने वाले मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। अब फैसला जनता को करना है। क्या नेताओं का काम महंगाई को सही ठहराना है या उसे कम करना? क्या सरकार इसलिए चुनी जाती है कि वो जनता की जेब बचाए या इसलिए कि जेब काटने के बाद उसके फायदे गिनाए? डायबिटीज का इलाज डॉक्टर करेंगे, लेकिन महंगाई का इलाज तो सरकार को ही करना होगा।
अगर सरकार ये भी नहीं कर सकती तो कम से कम जनता के जख्मों पर नमक छिड़कना तो बंद कर दे। देश की शिक्षा की हालत किसी रिपोर्ट से नहीं बल्कि रोज की खबरों से समझी जा सकती है। कहीं पेपर लीक है, कहीं भर्ती अटकी हुई है, कहीं छात्र सड़क पर हैं और कहीं स्कूलों की इमारतें बच्चों के सपनों से पहले ही ढह जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश से आई एक खबर इन सब के बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा करती है। यूपी में टीईटी यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 का रिजल्ट आ गया और इस रिजल्ट ने सिर्फ कुछ शिक्षकों को फेल नहीं किया बल्कि पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था की कहानी जो है वो सामने खोल कर रख दी। 62,028 कार्यरत शिक्षक इस परीक्षा में फेल हो गए। सवाल ये नहीं है कि कोई परीक्षा में फेल कैसे हो गया, सवाल ये है कि जो शिक्षक सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं अगर वही न्यूनतम योग्यता की परीक्षा में सफल नहीं हो पाए तो इतने सालों तक बच्चों के साथ आखिर हो क्या रहा था? क्या किसी ने यह सवाल पूछा? क्या किसी ने इसकी जिम्मेदारी तय की? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल उसके बाद खड़ा होता है। खबर यह है कि इन शिक्षकों को हटाने या उनकी योग्यता पर गंभीर निर्णय लेने के बजाय सरकार इनके लिए विशेष परीक्षा कराने की तैयारी कर रही है। यानी नियम जनता के लिए अलग और सत्ता के लिए सुविधाजनक लोगों के लिए एकदम अलग हैं। इस साल 2, 3 और 4 जुलाई को प्रदेश के 60 जिलों के 955 शिक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा हुई। कुल 2,68,799 कार्यरत शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए। प्राथमिक स्तर पर लगभग 1,22,000 शिक्षक बैठे। इनमें से 93,000 से ज्यादा शिक्षकों ने यह परीक्षा पास की, यानी कि लगभग 76%। उच्च प्राथमिक स्तर पर 1,46,000 से ज्यादा शिक्षक इस परीक्षा में बैठे। इनमें से 1,13,000 शिक्षक पास हो गए, यानी कि तकरीबन 77% शिक्षक, यानी 2,06,771 शिक्षक पास हुए और 62,028 शिक्षक फेल हो गए। अब यहीं से असली बहस शुरू होती है। एक छात्र अगर फाइनल परीक्षा में फेल हो जाए तो क्या शिक्षा विभाग उसके घर जाकर कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे लिए अलग से परीक्षा करा देंगे? क्या उसके 1 साल की भरपाई सरकार करती है? क्या उसके लिए नियम बदल जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे फेल घोषित कर दिया जाता है, उसका साल रुक जाता है, उसे फिर से मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब शिक्षक फेल हो जाते हैं तो अचानक ही पूरी की पूरी व्यवस्था उनके लिए नरम पड़ जाती है। नियम भी बदल जाते हैं, रास्ते भी बदल जाते हैं और परीक्षा भी बदल जाती है। यह सवाल किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि व्यवस्था का है। देश में लाखों प्रशिक्षित युवा वर्षों से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। बीएड, डीएलएड, टीईटी, सीटीईटी की परीक्षाएं पास करके वो बेरोजगारी का बोझ ढो रहे हैं। कोई धरना दे रहा है, कोई अदालत के चक्कर लगा रहा है, कोई उम्र सीमा पार कर रहा है। उनसे कहा जाता है कि योग्य बनो, परीक्षा को पास करो, मेरिट लेकर आओ। लेकिन जो नौकरी में हैं और परीक्षा में फेल हो गए उनके लिए नया रास्ता तैयार किया जा रहा है। क्या यही समान अवसर है? और यहीं पर राजनीति दस्तक देती है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव हैं। ऐसे में क्या सरकार 62,000 शिक्षकों और उनके परिवारों को नाराज करने का जोखिम उठाना चाहती है? क्या शिक्षा नीति अब चुनावी गणित से तय होगी? क्या बच्चों की किताबों से ज्यादा अहमियत वोटों की गिनती की हो गई है? अगर यह निर्णय केवल शिक्षा के हित में है तो सरकार को साफ साफ बताना चाहिए कि यह सुविधा हर उस छात्र को भी मिलेगी जो फेल होगा, और अगर नहीं मिलेगी तो फिर यह विशेष व्यवस्था किस संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित है? और एक सवाल उन पैसों का भी है जो जनता टैक्स के रूप में देती है। विशेष परीक्षा होगी, फिर से प्रश्न पत्र छपेंगे, फिर से परीक्षा केंद्र बनेंगे, फिर से प्रशासनिक अमला लगेगा, फिर से करोड़ों रुपए खर्च होंगे। ये पैसा किसकी जेब से जाएगा? सरकार की नहीं बल्कि जनता की। यानी पहले व्यवस्था की विफलता का बोझ जनता उठाए, फिर उसी विफलता को सुधारने का खर्च भी जनता के ही सिर पर पड़े। क्या यही सुशासन है?
और सबसे बड़ा सवाल उन बच्चों का है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके माता पिता महंगी निजी स्कूल की फीस नहीं भर सकते, जिनके लिए सरकारी शिक्षक ही पूरी दुनिया है। अगर शिक्षक की योग्यता पर ही सवाल खड़े हो जाएं, तो सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाएगा? कोई मंत्री नहीं चुकाएगा, कोई अधिकारी नहीं चुकाएगा, बल्कि वो गरीब बच्चा चुकाएगा जिसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी उसकी शिक्षा है। सरकार को यह बताना होगा कि उसकी पहली प्राथमिकता कौन है, बच्चों का भविष्य या चुनाव का भविष्य, क्योंकि शिक्षा से समझौते का असर एक चुनाव तक नहीं रहता, उसका असर पूरी एक पीढ़ी पर पड़ता है। और जब एक पीढ़ी कमजोर होती है तब सिर्फ स्कूल नहीं हारते, पूरा समाज हारता है। अगर शिक्षक ही परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के भविष्य का आखिर क्या होगा? क्या चुनाव जीतने के लिए शिक्षा के स्तर की बलि चढ़ाना सही है? लाखों योग्य युवा बाहर बेरोजगार बैठे हैं और फेल होने वाले शिक्षकों को बार बार मौका दिया जा रहा है। सरकार का ये कदम आपको कितना जायज लगता है? क्या री एग्जाम की जगह नए युवाओं को मौका नहीं मिलना चाहिए? इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा।